नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को उलझा कर रख दिया है, 2026 का अमेरिका ईरान युद्ध। देखिए, ये कोई आम सीमा विवाद या सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं है। इसने एक ऐसी वैश्विक आर्थिक और मानवीय लहर पैदा कर दी है जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। पेट्रोल पंप की लाइनों से लेकर अस्पतालों के बेड तक दुनिया के हर कोने में इसका सीधा असर महसूस किया जा रहा है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को जरा बारीकी से समझते हैं कि आखिर कैसे एक क्षेत्रीय गतिरोध ने पूरी दुनिया की दिशा ही बदलकर रख दी है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम पहलुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले सैन्य गतिरोध की जमीनी हकीकत, फिर आम नागरिकों पर आया मानवीय संकट, उसके बाद वैश्विक सप्लाई चेन का टूटना और आखिर में आगे के 3 संभावित रास्ते। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, सैन्य गतिरोध और आज की जमीनी हकीकत। जरा इस बात पर गौर कीजिए कि चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी हैं। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत होती है और महज कुछ ही दिनों बाद 2 मार्च को हॉर्मुज जल डमरू मध्य, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से जीवन रेखा है, पूरी तरह बंद हो जाता है। 5 से 8 अप्रैल के बीच एक छोटे से संघर्ष विराम पर सहमति जरूर बनती है, लेकिन ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे केवल कुछ ही हफ्तों के भीतर हालात पूरी तरह बेकाबू हो गए। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि ये नाकेबंदी और गतिरोध आखिर कब तक चलेगा। सीआईए की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहती है तो भी ईरान बिना किसी बड़े आर्थिक पतन के 3 से 4 महीने तक आराम से टिक सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है। इसका सीधा मतलब है कि ये संकट इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और आपको पता है, युद्ध के समय सबसे मुश्किल क्या होता है? एकदम सही और सटीक जानकारी मिलना। उदाहरण के लिए ईरान के बचे हुए सैन्य ढांचे पर अमेरिका और इजराइल की रिपोर्ट्स को ही देख लीजिए। दोनों के आकलन बिल्कुल अलग है। इजराइल उन सभी मिसाइल बंकरों को नष्ट मान रहा है जिनके दरवाजे बमबारी से बंद हो गए हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया विभाग की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। वे दिखा रही हैं कि ईरान काफी तेजी से मलबा हटा रहा है और अपने हथियारों के भंडार को फिर से खोल रहा है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जमीनी हकीकत का अंदाजा लगाना कितना पेचीदा काम है। सीआईए की रिपोर्ट के कुछ और ठोस आंकड़े भी हमें देखने चाहिए। ईरान का सैन्य भंडार अभी भी काफी हद तक बचा हुआ है। उनके पास युद्ध से पहले के लगभग 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और 70% बैलिस्टिक मिसाइलें आज भी सुरक्षित हैं। नाकेबंदी से निपटने के लिए वो काफी चतुर रणनीतियां अपना रहे हैं। जमीन के नीचे मिसाइलों की मरम्मत करना, समुद्र में विशाल टैंकरों को फ्लोटिंग स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करना और मध्य एशियाई रेलवे के जरिए छिपकर तेल की तस्करी करना, ये सब दिखाता है कि ईरान ने बचाव की पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन इन हथियारों और कूटनीति से परे इस लड़ाई की एक और कीमत है जो आम लोग चुका रहे हैं। आइए भाग 2 पर चलते हैं, मानवीय संकट। होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने से सिर्फ तेल के जहाज नहीं रुके हैं, बल्कि हवा के जरिए आने वाला जीवन रक्षक सामान भी पूरी तरह ठप हो गया है। इसका सबसे भयानक असर अस्पतालों पर पड़ा है। तेहरान के एक बड़े अस्पताल के प्रमुख का ये बयान सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके मुताबिक उनके पास हाइपरटेंशन और कीमोथेरेपी जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं का सिर्फ 2 महीने का स्टॉक बचा है। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान से दूर ये आम इंसानों के लिए सीधे तौर पर जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और ये संकट सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है, मेडिकल उपकरणों की सप्लाई चेन भी बुरी तरह टूट चुकी है। देश के 60% डायलिसिस फिल्टर बनाने वाले कारखानों के पास सिर्फ अगले 3 महीने का ही कच्चा माल बचा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी ये कड़ी चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध आज रुक भी जाए, तब भी वहां के हेल्थ केयर सिस्टम पर पड़े इस झटके का खामियाजा आम नागरिकों को कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। महंगाई की मार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हड्डी के कैंसर की जो दवा पहले 15 मिलियन रियाल में आती थी, वो अब उछलकर सीधे 420 मिलियन रियाल हो गई है। इंसुलिन जैसी बुनियादी और रोजमर्रा की दवा की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संकट जल्द ही सीमाओं को पार कर सकता है। ब्रिटेन और जापान जैसे देशों में आपूर्तिकर्ता अभी से सीरिंज और सर्जिकल दस्तानों की भारी कमी की आशंका जता रहे हैं। और यहीं से हम अपने अगले अहम पड़ाव पर आते हैं, भाग 3, वैश्विक आपूर्ति का झटका।
होर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया भर के तेल और एलएनजी का 20% हिस्सा अचानक से गायब हो गया है। 20%, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। वैश्विक बाजार इस तरह के अचानक लगे झटके को रातों रात नहीं झेल सकते। इसका सीधा सा अर्थ है कि आने वाले समय में हर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका जबरदस्त दबाव पड़ना तय है। ऊर्जा बाजार में इस वक्त जो उथल-पुथल मची है, उसका पैमाना अकल्पनीय है। बड़े वित्तीय संस्थानों और एक्सेंचर के डेटा से साफ समझ आता है कि हमारी वैश्विक ऊर्जा प्रणाली पर कितना भयानक दबाव है। बाजार के आंकड़े हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा चिंताजनक होते जा रहे हैं। ये अब सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बहुत बड़े वैश्विक आर्थिक संकट में तब्दील हो रहा है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि बात सिर्फ तेल और गैस की है। इस नाकेबंदी का असर कहीं ज्यादा गहरा है। दुनिया भर का 35 से 40% यूरिया निर्यात रुक गया है। इसका मतलब है कि उत्तरी अमेरिका में किसानों के सामने उर्वरक या फर्टिलाइजर की भारी कमी का खतरा है। और एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज है हीलियम। दुनिया की 30% हीलियम आपूर्ति भी बाधित हुई है। अब हीलियम सिर्फ गुब्बारों के लिए तो होता नहीं है, कंप्यूटर चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाने में इसकी अहम भूमिका है। इसके रुकने का मतलब है कि एशिया के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर एक बड़ा ब्रेक लग सकता है। एक और गंभीर सच्चाई जिसे हमें समझना होगा वो ये है कि युद्ध खत्म होने के बाद भी चीजें तुरंत सामान्य नहीं होंगी। कतर की गैस सुविधाओं पर हुए हमलों के कारण दुनिया की गैस सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा अगले 3 से 5 सालों के लिए ठप हो गया है। ये बुनियादी ढांचे का वो नुकसान है जिसे रातों रात ठीक नहीं किया जा सकता। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा, जहां घरों को गर्म रखने और फैक्ट्रियों को चलाने की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। तो अब आगे क्या होने वाला है? चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। भाग 4, आगे के 3 रास्ते। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो स्थिति काफी डरावनी है। एक्सेंचर की मॉडलिंग के अनुसार अगर ये बंदी पूरी तरह लागू रहती है तो वैश्विक जीडीपी को $2.7 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। $2.7 ट्रिलियन। इसे इस तरह समझिए कि यह दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के कुल आकार से भी बड़ा नुकसान है। ये सिर्फ एक मंदी नहीं होगी, बल्कि वैश्विक संपत्ति का एक ऐसा सफाया होगा जिसका असर शायद आने वाली कई पीढ़ियां महसूस करेंगी। इन सभी आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद भविष्य के 3 मुमकिन परिदृश्य या सिनेरियो सामने आते हैं। पहला, कि अगले 2-3 महीनों में कोई स्थायी समाधान निकल आए जिससे जीडीपी को थोड़ा नुकसान हो और महंगाई बढ़े। दूसरा परिदृश्य ये है कि ये गतिरोध लंबा खींचे। ये दुनिया को स्टैगफ्लेशन में धकेल देगा, मतलब महंगाई तो बढ़ेगी लेकिन आर्थिक विकास पूरी तरह रुक जाएगा। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, वो है युद्ध का फैलना। इसमें तेल की कीमतें $160 प्रति बैरल तक जा सकती हैं और पूरी दुनिया एक भयंकर आर्थिक मंदी का शिकार हो जाएगी। तो अंत में हम उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं, क्या हमारी ये वैश्विक अर्थव्यवस्था मध्य पूर्व के इस भारी बदलाव को सहन कर पाएगी? जो इलाका कभी ऊर्जा का सबसे भरोसेमंद केंद्र था, आज वो एक हथियार बंद रणनीतिक चोक पॉइंट बन चुका है। इस एक सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि हमारा और आने वाली पीढ़ियों का आर्थिक भविष्य कैसा होगा। दुनिया बदल रही है और इस बदलाव की कीमत हम सबको चुकानी पड़ सकती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।